इन्फेक्शन से मुक्त हो सकेंगे या उन्हें एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए और इसके लिए मिलना चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उनको कोई ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, एसिम्टोमेटिक हैं, और क्या गर्म पानी से या जो हॉट ड्रिंक्स हैं इसका जो लेने से यूज करती है, और वहाँ पे ऐसा नहीं देखा गया है। तो ये सब स्पेकुलेशन। Is that the viewer is asking that there are certain reports that if one is taking drugs for hypertension, then one for Yes, so they have more risk, and it has also been seen that mortality and acute respiratory distress syndrome is also higher in that category. So it's very important that if the person is having a hypertension, diabetes, they should disclose this information to the treating doctor, and whoever is the treating doctor is the best just to decide whether the patient requires the treatment or not based on the patient condition. Fair enough. बिल्कुल। In fact, there's another question that's come in, and this is a question that we've been repeatedly getting on Dr. Speak. So, Dr. Suresh Kumar, I'll ask you that. Several viewers keep asking that if they are getting various products, for instance, raisins, cashew nuts, etc., which are not packaged from shops, then are they amenable to getting infected by way of transmission through various surfaces? You asked that all the products, the dry fruits particularly, exactly, are if they are kept in the open in the shop and they are consumed by the patients, there is a risk associated with this. By and large, if you see that if you are maintaining all hygienic precautions and these dry fruits are properly handled and they are not kept with many food handlers, then by and large they are safe. But if you are keeping them in some plastic packs or some wrappers, then you need to take care of them. You have to remove the wrappers and plastic covering. You have to just take outer covering, and then you have to take it safely. That must be all such patients who are using these products must be careful, and the things which are in the open should not be consumed. बिल्कुल। और हमारे साथ में कुछ कॉलर्स जुड़ रहे हैं। हालांकि हम कुछ और सवाल पहले आपसे ले लेते हैं। जिस तरह की बहुत सारी बातें आ रही हैं, और खासतौर पर संजय जी, आपसे सुरेश जी पूछना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अगर घर से वो बाहर नहीं जाते हैं, उनके पास में कोई इस तरह का इन्फेक्शन का कोई जोन भी नहीं है, ग्रीन जोन में रह रहे हैं, बावजूद उसको क्या वो जो सारी जिसको कहा जाता है कि हाथ धोने से लेकर के मास्क लगाना, ये सारी चीज़ों का पालन करना क्या फिर भी ज़रूरी है? ये बहुत ही आवश्यक है कि जो भी गाइडलाइंस हैं, जो हम स्टे होम की बात करते हैं, ये बहुत आवश्यक है कि सारे जो भी नॉर्म्स हैं वो फॉलो करें। और यदि हमारे आसपास कोई भी पेशेंट नहीं है, ग्रीन जोन में हम रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आसपास में जो भी पेशेंट्स हैं वो सारे वायरस फ्री हैं। आजकल हम काफ़ी सारे संख्या में वो मरीज देख रहे हैं जो एसिम्टोमेटिक हैं। सो एसिम्टोमेटिक कैरियर हो सकते हैं जिसको कोई लक्षण नहीं है, बुखार नहीं है, फ्लू लाइक सिम्टम्स नहीं है, और कोई वायरल फीवर के कोई भी उनको सिम्टम्स नहीं है। वो भी यदि आपके संपर्क में आते हैं तो उससे भी इन्फेक्शन होने की संभावना है। सारी जो सावधानियां हैं वो नियमित रूप से बरतें, और ये कहना है कि वो पूर्णतः घर में हैं और उनके सारे पड़ोसी बिल्कुल स्वस्थ हैं तो उनको बीमारी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल। और एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, अमृत साहू जी। स्वागत है अमृत जी, पूछिए अपना सवाल। Actually, I just want to know what is the cost difference between the private and government. I know that कि government hospital की जो फी है वो फ्री है, बट प्राइवेट हॉस्पिटल की जो कॉस्ट है वो कितने कॉस्ट रेंज कितना होना चाहिए? साहू जी, जो गवर्नमेंट में है सारा टेस्टिंग फ्री है, आपका सारा कंज्यूमेबल्स फ्री है, सारे पीपी किट्स फ्री हैं, सारे डायग्नोस्टिक, सारे जो भी लैब टेस्ट हैं फ्री हैं, सारा जो इंडोर फैसिलिटी है वो फ्री है, कोई कंसल्टेशन फीस नहीं रहे, जीरो फीस यू हैव इन द गवर्नमेंट सेटअप। वी हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स। वी आर ट्रीटिंग राइट नाउ मोर देन 500 पेशेंट्स एट मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, विद द हाईएस्ट इन द कंट्री। आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि ये प्राइवेट में क्या कॉस्ट है। प्राइवेट की जो कॉस्ट है वो हॉस्पिटल से हॉस्पिटल वेरी करती है। यदि आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसकी लाखों में, हमारे पास काफ़ी कंप्लेंट्स आती हैं कि कंज्यूमेबल्स के नाम पे काफ़ी वो सरचार्ज करते हैं, फीस ज़्यादा लेते हैं, और आईसीयू के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। अभी मैंने पेपर में पढ़ रहा था कि एक पेशेंट्स को 10 लाख से ज़्यादा का बिल आ गया।
मुंबई में। सो प्राइवेट जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं उनका कोई लिमिट नहीं है। हम ये नहीं बता सकते कि किस पेशेंट का कितना स्टे है आईसीयू में। यदि कोई पेशेंट 20 से 25 दिन आईसीयू में रहता है तो निश्चित तौर पे उसका बिल ज़्यादा बनेगा, और जो पेशेंट्स 2 या 3 दिन आईसीयू में रहेंगे तो उसकी जो कॉस्ट है वो कम होगी। ये डिपेंड करता है कि कितना पेशेंट सीरियस है, कितना उसका आईसीयू स्टे है और क्या कॉम्प्लिकेशन है। जैसे किसी पेशेंट को डायलिसिस का ज़रूरत है और आईसीयू में पेशेंट है तो निश्चित तौर पे उसका जो कॉस्ट है ट्रीटमेंट का वो बढ़ेगा। Another caller has joined us. Sanjay has joined us from Delhi. Yes, Sanjay, please go ahead, ask your question. पूछिए अपना सवाल. Yes, good afternoon, doctor. I am Sanjay. Yes, please go ahead, ask your question. Good afternoon. Yes, I am Sanjay. Good afternoon. I'm a cancer survivor. I'm 61 years old, and I am a cancer survivor of the esophagus. I was operated 2 years back. Fair enough. Yes. Now, with the opening of certain amount of lockdown, what are the precautions I should take at home and outside, or do you recommend me that I should go out or I shouldn't go out? Please suggest something for that. Dr. Pandey, the caller is saying that the caller is a survivor of cancer. What are the precautions Yes, that I he can should get his take while question, going out? and I'll be very happy to answer his question. Like, if you see the government guidelines also, for all the zones, the patient who are more than 60 or 65 years of age, they are advised not to go outside, even if there has been some relaxation. And I have already discussed in the program that any person who is having a comorbidity like hypertension, diabetes, or any medication patient is taking, like medication for cancer or medication for some immunosuppression or for some other disorders, they have to be very careful, because the coronavirus is asymptomatic or maybe very mild symptomatic in 80% of the patient, and in the remaining 15-20% of the patient, the symptoms can be severe, and this severity is seen in those patients who have a underlying comorbidity. So since you are having some underlying comorbidity, like you are a cancer patient, so I will just suggest you that you follow all the guidelines, and if you have any symptom, you just contact your doctor. राहुल हमारे साथ में एक कॉलर जुड़े हुए हैं अमृतसर से. राहुल, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल. हाँ जी, नमस्कार जी. नमस्कार. मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मैं इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, डॉक्टर साहब से मेरा क्वेश्चन है कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कौन सी वेजिटेबल या कौन सा पर्टिकुलर फ्रूट जो है वो सही रहेगा. Dr. Uma, would you like to respond to that? जी. Yes, sure. Actually, he needs to understand that to boost immunity, there's nothing like, overnight one can achieve the level of immunity which is going to protect an individual against various infections. तो इसलिए जो normal food products हैं वो खाने से, like that includes everything from fruits to cereals to nuts, everything. And now Ayush has also given one advice regarding certain foodstuffs and a kind of kada which includes particular ingredients in that. So they say that that can increase immunity, but again he'll have to realize that it's not going to happen overnight. अब इनको ये बताना चाहूंगी कि ये अपने डाइट में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक तो फ्रूट्स, नट्स, नॉर्मल रेगुलर मील्स, कभी स्किप ना करें फूड. इसके अलावा आप प्रॉपर स्लीप, स्ट्रेस बिल्कुल ना रखें, नेगेटिविटी बिल्कुल ना आने दें, और फिजिकल एक्टिविटी भी इम्यूनिटी बूस्ट करती है. सो ऑल दोस थिंग्स आर टू बी एक्चुअली प्रैक्टिस्ड इन डे टू डे लाइफ. And this coronavirus infection is going to last longer, so it's all the more important to have focus on these regular lifestyle modifications. जी बिल्कुल. Another caller has joined us. Iqbal Singh has joined us from Ludhiana. जी पूछिए अपना सवाल. गुड आफ्टरनून सभी पैनलिस्ट को. इकबाल सिंह राय, मेन बाजार, हठूर तहसील, जगराउं डिस्ट्रिक्ट, लुधियाना. Is there any medicine which grow up our immune system? Second, how to use soap? क्योंकि पहले सोप एक ने इस्तेमाल कर लिया फिर दूसरे कर लिया, इसका क्या प्रिकॉशन है? और तीसरा क्वेश्चन है मेरा, थर्ड क्वेश्चन है, डोर हैंडल टच करते हैं, स्ट्रीट लाइट का स्विच ऑन करते हैं, डोरबेल का इस्तेमाल करते हैं, इसका क्या प्रिकॉशन है?
So a couple of questions have been asked by the caller. Dr. Pandey, would you like to respond to that? Any particular medicine to boost immunity? Yes. Also by touching surfaces, how is the infection being transmitted and what are the precautions that one should take? I have already heard his question and मेरा जवाब यही है कि इम्यूनिटी के नाम पे कई सारे फेक एडवर्टाइजमेंट भी आ रहे हैं, उससे सावधान रहें। इम्यूनिटी के लिए आपके जो खान पान की शैली है उसको कंटिन्यू करें। अगर आप शाकाहारी हैं तो शाकाहारी भोजन लें, मांसाहारी हैं तो मांसाहारी भोजन लें, लेकिन भोजन में आपकी जो खान पान की शैली है आप उसको कंटिन्यू रखें और उसमें आप जो भी अच्छा खा सकते हैं खाएं। लेकिन अभी कई तरह के ऐसे भ्रामक विज्ञापन मैंने भी देखे हैं अखबारों में और अलग अलग न्यूज चैनल्स पे कि जो विज्ञापन इस तरह के का दावा कर रहे हैं कि इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और इससे कोरोना को रोकने में मदद मिलेगी। ऐसे भ्रामक विज्ञापन से बचें और डॉक्टर की सलाह लें अगर कोई भी आपको दुविधा है। दूसरी जहां तक बात है टच पॉइंट और लाइट और स्ट्रीट लाइट को टच करने, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार जी से क्वेश्चन करना चाहता था जी, तो उनसे बात हो जाएगी? जी जी बिल्कुल, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं जब दोपहर में डिनर अपना लंच या डिनर करता हूँ तो मेरे को खांसी आती है। ये केवल लंच के समय ही आती है? लंच और डिनर के समय खांसी आती है और कफ निकल जाता है, फिर ठीक हो जाता है। जी बहल साहब, आपने कहा कि आपको खांसी आती है और पर्टिकुलरली जब आप खाना खाते हैं उसके बाद आती है। यूजुअली हमारे शरीर में एक रिफ्लेक्स होता है जिसको हम गड कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स करते हैं। यदि आप खाना खाते हैं और उस टाइम आती है तो आप थोड़ा तरल पदार्थ ज़्यादा लें, लिक्विड ज़्यादा लें, खाने के साथ थोड़ा थोड़ा करके खाना खाएं और लिक्विड ज़्यादा लें। यूजुअली ऐसा होता है कि यदि आपके पेट में इरिटेशन है या आपके फूड पाइप में, जिसको हम इसोफेगस कहते हैं, जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर होती है, उसके अंदर कई बार रिफ्लेक्स होता है और वो जो एसिड होता है ऊपर तक आ जाता है, उसकी वजह से आपको खांसी होती है। तो रिफ्लेक्स इज द मेन कॉज ऑफ कॉफ। इट्स नॉट रिलेटेड विद द कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की वजह से इस तरह का खांसी नहीं होता, क्योंकि उसमें तो खाली आपका ड्राई कॉफ होता है और गले में प्रॉब्लम होती है और खाने से उसका रिलेशन नहीं है, क्योंकि आपका जो खांसी है वो खाने से रिलेटेड है। इट इज मोस्ट टिपिकल फीचर ऑफ गर्ड, GERD, गर्ड इसको कहते हैं। उसके लिए आप एंटासिड्स ले सकते हो, रेनेटिडिन ले सकते हो या पेंटाप्राजोल ले सकते हो, और खाना जो है वो कम मात्रा में आप खाइए, उससे आपको काफी रिलीफ होगा। जी बिल्कुल। और एक और कॉलर जुड़ गए हैं, मुनमुन रामकिशोर जी। रामकिशोर जी हमारे साथ जुड़े हैं सीतापुर से। जी पूछिए अपना सवाल। रामकिशोर जी आप हमारे साथ हैं? रामकिशोर जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। But Dr. Uma, we are aware that the Prime Minister yesterday chaired a meeting of the task force on vaccine development, drug discovery, diagnosis and testing. We are aware that you're looking at all these developments from very close quarters. So tell us about where does really India stand in terms of developing a new drug, which is say called drug discovery, or repurposing existing drugs, because a lot was said about hydroxychloroquine. There's worldwide interest there, and there are other drugs also that are being used for emergency purposes, like remdesivir being used in the US, or China says that for treatment there's another drug, favipiravir, which is very effective. So what would you say about where India stands? Look, there are lots of drugs which are in pipeline and various large trials are going on. This infection, one will have to understand that 85% of the individuals are going to recover at their own, right? So doing small studies where showing that this particular drug has worked, that has resulted in lots of confusion and chaos in the medical world. The moment something comes in the media that that particular drug has been working and that the drug goes out of market, the similar thing has happened for hydroxychloroquine in India. Because lots of our patients, they take hydroxychloroquine for their arthritis related conditions. Currently, if I say, there is no single drug which has been found to be, I would say, definitive treatment for coronavirus infections, but a long list of drugs which are being tried in various trials in this particular infection.
regarding vaccine, we are very hopeful that we will have vaccine shortly within, I would say, a year. And then it is also very important to understand whether that vaccine is going to work, because in the medical fraternity, people are talking about various virologists, that lots of shifts and drifts happening. The virus changes its structure very frequently. So it is not necessary that that particular vaccine which is developed would be effective against that particular strain which would be prevalent at that point of time. So that is a major concern, you know, amongst the scientists. So let's hope for the best, and we expect something to come out of it. The one trial which was being done, the results would be out shortly, I think by next month, regarding this Remdesivir, the large trial, and then similarly other trials on hydroxychloroquine. So we are positive. Like hydroxychloroquine, it seems it works, but how it works, in which group of patients is going to work, serious patients or as a prophylactic agent or in milder cases, that all needs to be seen. जी बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ अंबाला से जुड़े हुए हैं, रजनीश जी। रजनीश, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरे दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि हम आजकल देख रहे हैं सब्जी मंडी में कई पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, तो कितना सेफ रहेगा कि हमारे यहाँ पर वेंडर्स बहुत आ रहे हैं सब्जी के, जब से लॉकडाउन हुआ है तो कई लोगों ने इस काम में कुछ ज्वाइन कर लिया है, तो वेजिटेबल वेंडर से सब्जी लेना कितना सेफ रहेगा, जबकि हम लोग मास्क भी पहनते हैं और ग्लव्स भी हाथों में होते हैं। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि हम लोगों के लिए सैलेड डिस्कस कर रहे हैं, डॉक्टर्स की मत लें, हमने बंद कर दिया है, बट रॉ फूड लेना कितना सेफ रहेगा फिर? डॉक्टर सुरेश, आपने कहा कि ज़्यादातर जो केसेज आ रहे हैं मंडी से रिलेटेड हैं। हमने दिल्ली में भी देखा है कि आज़ादपुर मंडी है, एक बहुत बड़ी मंडी है दिल्ली में, और उसमें काफ़ी सारी संख्या में लोग सब्जी खरीदते हैं, फ्रूट्स खरीदते हैं, और काफ़ी सारी संख्या में संक्रमित हुए हैं। तो उसमें इसलिए क्योंकि हम सोशल डिस्टेंसिंग का जो रूल है उसको फॉलो नहीं करते, हम ओवर क्राउडेड रहते हैं, और हम इतनी भीड़ एक कम स्थान पर इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि एक भी व्यक्ति को यदि इन्फेक्शन है तो वो काफ़ी सारे ग्रुप में फैल जाता है। हमने देखा है कि उस मंडी की वजह से काफ़ी सारा लोग इन्फेक्टेड हुए और फिर उसको बंद करना पड़ा कुछ टाइम के लिए। और हमने पब्लिक को काफ़ी समझाया कि ये जो आप ओवर क्राउडिंग करते हैं ये बिल्कुल हानिकारक है और ये नियमों के विरुद्ध है। कोरोना वायरस में सबसे इम्पोर्टेंट है सोशल डिस्टेंसिंग, तो उसका पालन कीजिए। जहाँ पर भी मंडी है, जहाँ पर भी आपका फ्रूट शॉप है या वेजिटेबल शॉप है, वहाँ पे कम से कम 1 या 2 मीटर की दूरी आप बनाए रखें। ग्लव्स और मास्क का प्रयोग करने से काफ़ी फायदा होता है। और जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आपको जरूरी नहीं है कि N95 मास्क आप प्रयोग करें, आप होममेड मास्क आप यूज कर सकते हैं। जो साधारण कपड़े के जो मास्क हैं वो आप यूज करिए, और निश्चित जो दूरी तय की हुई है उसको आप बना के रखें। जो भी फल और रा फ्रूट्स का आपने कहा कि उससे होता है कि नहीं, आप खुद के लिए आप यूज करते हैं रा फ्रूट्स, तो उसको आप अच्छी तरह पानी से धो लीजिए और उसके बाद आप उसको प्रयोग में लीजिए। जी बिल्कुल। Another caller has joined us. Ashok has joined us from Ludhiana. Yes, please ask your question. अशोक जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और सवाल पूछिए। जी पूछिए अपना सवाल। लगता है अशोक जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, और हमारे पास बहुत सारे सोशल मीडिया के थ्रू सवाल आ रहे हैं। सुरेश जी, आपसे पूछना चाहेंगे, डॉक्टर सुरेश, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि एयर कंडीशंस यूज करना कितना ठीक होगा, ब्लीचिंग पाउडर के थ्रू क्या अगर सफाई करें तो क्या कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है? इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। एयर कंडीशन पे काफ़ी सारा डाटा अभी आया है, चाइना से आया है, और इधर बाकी जो एशियन कंट्रीज हैं, सियोल से एक रिपोर्ट आई है कि आपका जो क्लोज जहाँ पे एयर कंडीशनिंग है, मॉल्स हैं, जो बड़े बड़े सिनेमा घर हैं, जहाँ पे एक ही एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है, सेंट्रल एसी होता है, तो उसमें चांसेस ज़्यादा देखने को मिले हैं। ऐसी कोई स्टडी इंडिया में नहीं हुई है कि एयर कंडीशनिंग से बीमारी कितना ज़्यादा फैलता है, ऐसे डेटा हमारे इंडिया से नहीं है। पर फिर भी सावधानी के तौर पे आपको जहाँ पे क्लस्टरिंग ज़्यादा है, जहाँ पे ज़्यादा लोग बैठते हैं और एक ही हॉल में कॉमन फैसिलिटी है, वो अवॉइड करना चाहिए।
Okay. There are more questions that have come in on social media. Dr. Pandey, I'll come to you with one of them. The question is, if I unknowingly come into contact with a corona positive patient in a market, but I don't touch my eyes, nose and mouth, and if I keep my face covered with mask and wash my hands on returning home, still is there a chance that the infection can spread to me? It depends upon many factors, like what was the distance between you and the patient. Second, what was the temperature of the place? How much was the humidity in the air? So there are a variety of factors. If you are having a doubt, it's very important that you quarantine yourself, you visit your doctor, you discuss your condition, you watch your symptoms, and if you develop any symptom, and that is more likely in 4 to 5 days, and if you develop any symptom, you can just request your doctor to get yourself tested. But it's very important not to get panicky and not to be very, very anxious about that. And it's very important that you maintain a social distancing and whatever precautions government has been advertising from time to time. बिल्कुल। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं नोएडा से, शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम शैलेंद्र है, नोएडा से बात कर रहा हूँ जी। मुझे समस्या ये है कि जब भी मौसम चेंज होता है तो खांसी आना, मुझे डॉक्टर ने बताया कि आप ठंडी चीजें ना यूज करें, जैसे ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक। अभी भी सेम समस्या दोबारा स्टार्ट हुई है अप्रैल में, उसमें खांसी आना है, जैसे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है कभी कभी। तो मैंने जो रिकमेंडेड ड्रग्स, जो दवाई है वो उनको लिया और मैं अभी ठीक हूँ। मेरा ये पूछना है कि क्या मुझे टेस्ट कराना चाहिए कोरोना का या नहीं? डॉक्टर पांडे, आपने सवाल सुना। देखिए, कई लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस होती है, जैसा कि इनके सिम्टम से ऐसा लगता है कि कई लोगों को जब जैसे मौसम चेंज है या कहीं बाहर किसी पर्टिकुलर एलर्जी से उनके कांटेक्ट होते हैं तो इनको बार बार सर्दी जुकाम होता है। ऐसे कई लोग हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि इनका पास्ट हिस्ट्री क्या रहा है। अगर पहले इनको इस तरह की हिस्ट्री रही है, अब हर बार हर मौसम में इनको ऐसे होता है, जैसे बहुत ज्यादा धूल हो गई या कोई बहुत ज्यादा एक्सपोजर पॉलन से होते हैं, कई बार फूलों से एक्सपोजर होता है, उससे होता है। तो अगर इस तरह की हिस्ट्री है तो ऐसा लगता है कि इनको एलर्जिक राइनाइटिस है। बट मुझे नहीं लगता कि इनको कोरोना की टेस्टिंग की जरूरत है। हाँ, अगर इनको बुखार है या इनका किसी ऐसे मरीज से कांटेक्ट हुआ है या कोई हेल्थ केयर वर्कर है या कोई आसपास में इनकी सोसाइटी में कोई ऐसा पेशेंट है तो इनको टेस्ट करने की जरूरत है। लेकिन अगर फिर भी इनको कोई डाउट है या कोई इनके मन में एंजाइटी है तो इनको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। बट मुझे नहीं लगता इनको टेस्ट कराने की जरूरत है। Another caller has joined us. Reena Soni has joined us from Mandsaur in Madhya Pradesh. Yes, Meena ji, please ask your question. पूछिए अपना सवाल। जी हाँ। हेलो। Yes, please जी पूछिए अपना सवाल मीना जी। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहती थी कि मुझे साइनस की प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसे में मुझे अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए? साइनसाइटिस रहता है मुझे, नाक में अक्सर प्रॉब्लम रहती है, नाक और गले के जॉइंट पर प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसे में मुझे किस तरह से ध्यान रखना चाहिए? क्या एहतियात बरते आप? डॉक्टर पांडे, इनको साइनस की प्रॉब्लम रहती है, नाक और गले में प्रॉब्लम रहती है, क्या एहतियात बरते? इनको साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बेहतर होगा कि अपने आसपास अगर कोई ईएनटी के फिजिशियन है या ईएनटी सर्जन है उनसे कांटेक्ट करें, या इन्होंने पहले कांटेक्ट किया भी होगा। तो बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैनिक की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिम्टम है तो आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें और डॉक्टर के ऊपर छोड़ दें कि डॉक्टर क्या समझता है आपकी बीमारी के बारे में। जी, और एक और कॉलर जुड़ चुकी है हमारे साथ, जालंधर से प्रेरिता जी। प्रेरिता जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, नमस्कार जी सर। नमस्कार। डॉक्टर, हमें ये पूछना है कि जैसे आजकल सब बोल रहे वेजिटेबल्स के बारे में, थोड़ा वॉशिंग करिए प्रॉपरली, तो हम लोग बाकी सारे वेजिटेबल्स भूल जाते हैं। जो अनियन है, प्याज है, उनको हम कैसे वॉश करें? बिकॉज अगर हम धोएंगे तो वो खराब हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे। तो जी, डॉक्टर सुरेश इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? सारी सब्जियां धो नहीं सकते। जो
मैं आपका क्वेश्चन, किस तरह की सब्जी आप नहीं धो सकते? जैसे क्या आप रिपीट करेंगे क्वेश्चन का? जी, ये कह रही है प्याज और लहसुन जैसी सब्जी आप धो नहीं सकते। प्याज और लहसुन का जो छिलका होता है, जो आउटर कवरिंग होती है, उसको आप उतार दीजिए, क्योंकि जो भी वायरस है वो बाहर के सरफेस पे ही आता है। यदि प्याज की आप कवरिंग को आप रिमूव कर देंगे, क्योंकि वो जो आउटर सरफेस है वो तो आप डिस्कार्ड कर देते हैं, तो उसमें चांसेस बहुत कम होता है। और जो दूसरी सब्जियां हैं जिसको आप धो सकते हैं, उसको आप अच्छी तरह से कम 1 या 2 मिनट पानी से आप धो के फिर आप यूज कीजिए। जी बिल्कुल, उम्मीद है कि प्रेरिता जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया के थ्रू हमारे पास आ रहे हैं, जिनमें से कुछ का पूछना है कि कब तक हम उम्मीद करें कि इसकी वैक्सीन रेडी हो जाएगी, और कुछ लोगों का ये पूछना है कि फ्यूचर ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक इन इंडिया। डॉक्टर उमा कुमार, आपसे ये इसका जवाब जानना चाहेंगे। वैक्सीन बनाने में और मार्केट में आने में यूजुअली अगर पास्ट रिकॉर्ड्स देखें तो 8 to 10 इयर्स लगते हैं, लेकिन क्योंकि इस पर्टिकुलर वैक्सीन के लिए बहुत जल्दी में काम किया जा रहा है और बहुत सारे ऐसे स्टेजेस जिनको वेव ऑफ किया जा सकता है वो वेव ऑफ किए गए हैं, जिससे कि ये कुछ महीनों में मार्केट में हम ला सके। तो लेकिन फिर भी कितनी भी जल्दी हो तो ये मान के चले मिनिमम 6 to 8 months, or otherwise next year sometimes we can expect the vaccine to be in the market. जी, another caller has joined us. Anuradha joins us from Dehradun. Yes, Anuradha, ask your question. पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरे फादर 80+ हैं। उनका लास्ट मंथ राइट हैंड का रिस्ट में फ्रैक्चर हो गया था, तो वो मल्टीपल फ्रैक्चर था। तो डॉक्टर्स ने उस टाइम तक अच्छा प्लास्टर लगाया, देन आफ्टर 2 weeks on 19th they changed the cast, तो उन्होंने प्लास्टर लगाया दूसरा। तो yesterday the plaster was removed but the swelling is still there और थोड़ा पेन भी है, तो उसके लिए क्या करें अभी? क्योंकि हमारे ये सवाल कोविड-19 से रिलेटेड नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने पूछा है तो डॉक्टर कुमार जवाब दीजिए। अनुराधा जी, इसका कोरोना वायरस इन्फेक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि प्योरली ये हड्डी के डॉक्टर का विषय है। ऑर्थोपेडिक्स ने ऑलरेडी आपका एक प्लास्टर चेंज कर दिया है, पर ये जरूर है कि ओल्ड एज है, 80+ आपके फादर की एज है, तो उसमें आपको सारी जो सोशल डिस्टेंसिंग का है वो आपको सावधानी बरतनी है। बाहर आपको उनको नहीं ले जाना है, और क्योंकि ओल्ड एज में काफ़ी सारे बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, जैसे कि URI ज़्यादा होता है, और उनको यदि डायबिटीज़ या कोई और एसोसिएटेड इलनेस है तो उसके लिए आपको अपने फिजिशियन से दिखाना है। कोरोना वायरस की चांसेस इसमें ना के बराबर है। जी जी, Some more questions have come in on social media. Dr. Kumar, the question to you is that how are the symptoms of COVID-19 different from tuberculosis? Madam, if you see the tuberculosis is a chronic process, a chronic illness. Patient have low-grade fever, weight loss, poor appetite, generalized weakness, and that runs for months, weeks and months. On the other hand, if you see the coronavirus, it's an acute illness, acute viral problem. You have the high-grade fever, you have the sore throat, you have running nose, or sometimes you have the dry cough, and you have body ache, headache, loose motion. These are not the classical clinical features we see in tuberculosis. Tuberculosis, you have the history running into weeks or months. So you have classically weight loss, poor appetite, low-grade fever, and I mean, these patients are having prolonged illness. On the other hand, these have a very short history, less than 10 days, less than 1 week, and you have the acute symptoms, and you have severe breathlessness. In the coronavirus infection, you have the severe breathlessness if it is untreated, and if it is severe. In the tuberculosis, you have just mild symptoms that go on for weeks and months. So that is the difference, basic difference. बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से, असीम जी। असीम जी, पूछिए अपना सवाल। My question is, this corona, any preventive medicine is there? Dr. Sanjay, would you like to respond to that? If I understand, he's asking about the medicine. Yes, he's asking if there's a preventive medicine for coronavirus. Yes, so for coronavirus, neither there is a preventive medicine, nor there is a treatment. So the best prevention is social distancing and keeping the hygiene. There are many medicines which are being tried,
but it's very important that many of the medicines have its own side effects. So unless until you are not prescribed by the doctor, it's important not to take those medications just on the basis of some news reports or some media reports. So you have to be very, very cautious. जी बिल्कुल, और बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया के थ्रू आ रहे हैं। डॉक्टर उमा कुमार, आपसे जानना चाहेंगे, एक सवाल आया है कि करंट सिनेरियो ऑफ एंटीबॉडी डेवलपमेंट एंड पॉसिबिलिटी फ्यूचर रिकरेंस ऑफ कोविड, तो एंटीबॉडी डेवलपमेंट के संदर्भ में भी जानना चाहते हैं और फ्यूचर में क्या कोविड-19 का रिकरेंस हो सकता है? देखिए, ये कंसर्न इसलिए राइज हुआ क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसमें कि रिकरेंस हुआ कोरोना वायरस इन्फेक्शन का, यानी कि एक बार इन्फेक्शन हो गया था, उसके बाद दोबारा से उन्हीं लोगों में वायरस डिटेक्ट हुआ। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जैसे कि हम फ्लू इन्फेक्शन है, तो एक बार अगर किसी को हो जाता है तो दोबारा भी होने की संभावना रहती है। तो जितने भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं वो रिकरेंट होते हैं, इससे लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी यूजुअली नहीं होती। फॉरगेट अबाउट दोस केसेस ऑफ चिकन पॉक्स एंड इवन हर्पीज एंड और हर्पीज जोस्टर इन्फेक्शन, सो दे कैन समटाइम्स गिव इन्फेक्शन इम्यूनिटी व्हिच इज लॉन्ग लास्टिंग। तो इस वायरस से जो एंटीबॉडीज डेवलप हो रहे हैं बॉडी में, तो क्योंकि मैंने जो शुरू में बताया कि वायरस जो है वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है, तो जैसे ही उसकी स्ट्रक्चर चेंज होगी, म्यूटेशन होगा वायरस में, तो वो जो अवेलेबल इम्यूनिटी है जो डेवलप हुई थी वो उसके अगेंस्ट एक्टिव नहीं होगी, तो दोबारा इन्फेक्शन होगा। तो इसलिए लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी की तो हम उम्मीद नहीं करते कि इस वायरस से डेवलप होगी। वील कीप ऑन हैविंग रिकरेंस ऑफ दिस इन्फेक्शन, बट यस, but how long this immunity once develops in an individual lasts, that is to be seen in times to come. Okay. Dr. Suresh Kumar, some questions with regard to precautions have come in. One is that is bringing curd and other dairy products from market safe, and what precaution should be taken while using ceiling fan? First question is about taking dairy products, particularly milk. Most of us in Delhi and all metros use the polypack, and the milk is safe inside, and you have to just clear the plastic part, and you have to keep the milk in the your own kitchen, and you have to boil it properly. Most of these milk products are safe by and large if you use them under प्रिकॉशन। यदि आप पूर्ण सावधानी बरतें और उसको अच्छी तरह से गर्म कर लें, उबाल लें दूध को, तो उसमें वायरस नहीं रहता है। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि फैन से, पंखे से क्या वायरस फैलता है, क्योंकि ऐसा कोई अभी हमारे पास वैज्ञानिक तौर पर और साइंटिफिक रूप में ऐसा कोई हमें प्रमाण नहीं मिला कि एयरबोर्न है। देयर आर इन्फेक्शंस वेयर यू हैव द क्लोज्ड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, और इट्स मेनली ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। व्हेन यू हैव द large number of people sitting in a single room and fan is on, then the chances of droplet infection spreading in a closed environment are much more. That is the possibility. So if large number of people are sharing a single room and you have the fan, single fan is there, then that can be the concern. Okay. और एक कॉलर दिल्ली से जुड़े हुए हैं, सुशील जी। सुशील जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती थी डॉक्टर साहब कि आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, एक बार अपने टीवी का वॉल्यूम धीरे कर दें और फिर से दोबारा पूछें अपना सवाल। हाँ सर, मैं बोल रही फ्लैट, तो हम बालकनी में हम सकते हैं? आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि फोन लाइन में डिस्टर्बेंस है। फिलहाल आप दोबारा एक बार ट्राई करिएगा और तब तक सोशल मीडिया के कुछ सवाल ले लिए जाए। Absolutely. There's another question that's come in. Dr. Uma, I'll come to you with that. The viewer is saying that I have wet cough problem in the neck for 2 months now, and I've taken syrup and tablets for it, but there is no cure as yet. What should I do? Patient has chronic cough. That's what. जी, cough है और syrup और tablets ले रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक उनको कुछ improvement दिखा नहीं है। देखिए, he should not consider himself
as having corona infection. That's the most important thing. Second, there are many causes for chronic cough, starting from the condition which were discussed during the program, like gastroesophageal reflux disease, which is GERD. It's also called dyspepsia, where मुंह में खट्टा सा पानी आना एंड डकारे आना, इस तरह की चीज होती है, एंड दैट काइंड ऑफ वी कॉल माइक्रो एस्पिरेशंस भी होते हैं जो लंग में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट. सो द अदर थिंग इज हैविंग पैथोलॉजी इन द lungs that can also cause chronic cough. Simple, chronic irritation in the throat because of any other region can cause cough. Sinusitis से chronic cough हो जाता है. तो बहुत सारे causes होते हैं. He must consult the physician for the right diagnosis. जी. A caller has joined us. Anurag joins us from Noida. Yes, Anurag, पूछिए अपना सवाल please. नमस्कार. मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 63 years old का हूँ. मेरे फादर 90 प्लस हैं जी. मेरा ब्रदर भी 50 इयर्स के हैं और हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं. मेरी वाइफ का अभी 2 महीने पहले हार्निया का ओपन सर्जरी हुआ है जी. और वो डायबिटिक हैं. तो अगर वो ऑफिस जाती हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल होगी कि नहीं? यदि ऑफिस जाती हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल है कि नहीं, ये आप पूछना चाहते हैं? डिस्टेंसिंग के बाद में भी लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, और क्योंकि हमारी फैमिली में सीनियर सिटीजन 2 हैं जी, जो कि तो आप पूछना क्या चाहते हैं? आपका सवाल क्या है? मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर उनको पॉजिटिव हो तो हमारी पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव हो जाएगी. इनका कंसर्न है कि क्योंकि 2 बुजुर्ग लोग इनके घर में रहते हैं, तो यदि मैडम ऑफिस में जाएगी तो क्या ये रिस्क है? तो इनका जो चिंता है बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सही है. यदि आपकी मैडम मास्क लगा के ऑफिस में जाती है और अच्छी तरह से सावधानी बरतती हैं तो ये रिस्क बहुत कम की जा सकती है. यदि आप मैडम को एडवाइज करें कि आप मास्क का यूज करें, 1 मीटर डिस्टेंस का आप पालन करें, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि अभी तो बंद है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुलता है, जैसे मेट्रो खुलता है या बसेज खुलती हैं, तो उसमें भी बसेज में भी जो यात्रियों की संख्या है वो गवर्नमेंट की तरफ से पहले ही निश्चित की जाएगी कि कितने लोग बस में ट्रैवल कर सकते हैं. जैसे अभी हमारा जो डॉक्टर्स का जो स्टाफ है, नर्सिस का स्टाफ है, उसके लिए एक बस में हम 20 से 25 लोग ही एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि एक सीट छोड़ के वो ट्रैवल कर सकते हैं और वो पूरा ख्याल रखते हैं डिस्टेंसिंग का. तो अभी हम 1 महीने से हम देख रहे हैं कि कोई भी जो हमारा स्टाफ है, जो हमारा ग्रुप सी, ग्रुप डी और नर्सिस का स्टाफ है, वो डेली अपने हॉस्पिटल से ट्रैवल करता है और उनमें संक्रमण की स्थिति ना के बराबर है. इस तरह से यदि आप पालन करेंगे तो आपके परिवार में भी ये जो चांसेज है इन्फेक्शन के, वो कम किए जा सकते हैं. जी बिल्कुल, सावधानी ही बचाव है, और अगर आप सावधान रहेंगे तो अपने आप को बचा सकेंगे. सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ पे हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं. डॉक्टर सुरेश, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ब्रेथलेसनेस है अगर किसी को, तो क्या ये एकमात्र केवल एक ही सिम्टम है, तो क्या ये इसके जरिए भी ये माना जाए कि कोविड-19 का टेस्ट करा लेना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ब्रेथलेसनेस कोविड में सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन है. ब्रेथलेसनेस के बहुत सारे कारण हैं, कम से कम 20-30 ऐसी कॉमन बीमारियां हैं जिससे सांस फूलता है. वो हार्ट की बीमारियां हो सकती हैं, वो फेफड़े की बीमारियां हो सकती हैं, वो मल्टी सिस्टमिक डिसऑर्डर हो सकता है, वो खून की कमी से भी सांस फूल सकता है, एनीमिया से भी सांस फूलता है, किडनी की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं. सो देर आर मल्टीपल रीजन ऑफ ब्रेथलेसनेस. पर यदि आपको ब्रेथलेसनेस तब है तब आप किसी कॉन्टैक्ट आपका किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ है जो कि पॉजिटिव है, या आप हॉस्पिटल में गए हैं, या आपका हाई रिस्क ग्रुप है, या आपको ओल्ड एज है, और आपके परिवार में या आपके फैमिली में किसी को भी कोरोना इन्फेक्शन है और जिसके संपर्क में आए हैं, उसके बाद यदि आपको ब्रेथलेसनेस है तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है. इस स्थिति में ये कोरोना हो सकता है. मैंने जैसे कि पहले बताया कि ब्रेथलेसनेस कैन बी कॉज्ड बाय मोर देन 20 डिजीज कंडीशंस, मे बी किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, लैक ऑफ hemoglobin or poor hemoglobin or anemia, or it can be because of just problem with the throat. So you have to see whether breathlessness is associated with fever or not. Breathlessness is associated with other features of viral illness which are common. Flu-like symptoms are there or not, body ache is there or not, loose motion or diarrhea is there or not, or headache is there.
So all these breathlessness has to be seen with other associated problem. That is more important for a physician, to know that the patient is actually having the viral illness like symptoms. So if you have breathlessness with fever, you need testing. If you have breathlessness and history of contact with the positive person, or a history of any traveling or any interstate travel recently, so these are all history you have to consider, and then only the physician or your treating doctor may decide about the ordering the test for coronavirus. जी. Another caller has joined us now. Manoj joins us from Ludhiana. जी पूछिए अपना सवाल मनोज. हेलो, हाँ जी मैम जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे मेरा बेटा कतर में है अभी, बाहर कंट्री में, तो उसको जैसे स्वाद नहीं आ रहा और थोड़ा अपना गंध भी कम आ रही थी, तो ये कोरोना के लक्षण हो सकते हैं या और भी कोई वजह से हो सकता है? डॉक्टर पांडे, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, हिंदी में जवाब दीजिए. देखिए, ऐसा है कि अभी कुछ ऐसे रिसर्च में आया है और सीडीसी ने भी कुछ ऐसे सिम्टम जोड़े हैं जैसे स्वाद नहीं आना और स्मेल नहीं आना, लेकिन आइसोलेशन में ऐसे सिम्टम्स का कोई मतलब नहीं है. सिम्टम्स बाकी भी होने चाहिए, जैसे फीवर होना चाहिए, सर्दी होना चाहिए, जुकाम होना चाहिए. सिर्फ स्मेल जाने से और सिर्फ स्वाद जाने से अगर आप कोरोना के बारे में सोचेंगे तो ये एंजाइटी है, फोबिया है, और मेरे ख्याल से इस तरह की एंजाइटी और फोबिया को दिमाग से निकाल दें. और अगर आपके मन में इसके बावजूद भी कोई ऐसी एंजाइटी है तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें. डॉक्टर आपका बेस्ट जज है. Right, Dr. Pandey, since a question was asked to you on loss of taste or smell as a symptom, there's another question that's come in on social media. That is headache a symptom of coronavirus? Headache can be symptom of any viral disorder because headache may be associated with fever also. And there are some reports that coronavirus may have some involvement of brain, like a small group of patients have symptoms like meningitis and meningoencephalitis, but they have other symptoms also. Apart from headache, there will be fever, there will be vomiting, intracranial pressure. So only headache in isolation will not be a symptom of coronavirus. There should be other symptoms as well. बिल्कुल. और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दिल्ली से, कविता जी. कविता जी पूछिए अपना सवाल. हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं आप लोग कंडक्ट. और मेरा सवाल ये है कि मुझे डस्ट से एलर्जी है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या देखो डस्ट से एलर्जी है, दे आर मोर ससेप्टेबल फॉर दिस मीन्स कंटेक्टिंग दिस वायरस, कोरोना वायरस. और सेकेंडली कि मुझे कुछ दिनों से बिकॉज ऑफ सीजन चेंजेस ऑल नोज ब्लॉक रहता है एक साइड का, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? और ऐसे मतलब क्या इससे वायरस कांटेक्ट करने का ज्यादा वो चांसेस होता है क्या ऐसे केसेस में? Dr. Amul, would you like to respond to that? She has dust allergy, she says, and one nose of her remains blocked over the past few days. No, she's not at increased risk of coronavirus infection. She should be more confident about it. The risk to her of acquiring coronavirus infection remains the same as to the general public, right? But since she has been having nose block on one side for a long period of time, she must consult ENT surgeon once the lockdown is over. जी बिल्कुल. और बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे सवाल हम सबके जहन में भी हैं. डॉक्टर सुरेश, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब से ये थर्ड लॉकडाउन 3.0 शुरू हुआ है, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ों में ढील भी दी गई है, जोन्स बनाए गए हैं, और उसके बाद लोगों का ऑफिस आना या मार्केट धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ है. किस तरह की विशेष सावधानियां वो लोग बरतें जो रेड जोन में है खास तौर पर, और क्या कुछ करें कि इस वायरस को हराया जा सके? जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से रोड पर भी काफ़ी सारी संख्या में वाहन आपको दिखाई दे रहे हैं, और मार्केट में भी काफ़ी सारा हलचल है. जो ग्रीन जोन है उसमें मोबिलिटी काफ़ी हद तक रिलैक्स की गई है. ऑरेंज और रेड जोन है उसमें काफ़ी सारा जो पेशेंट्स की संख्या है रेड जोन में सबसे अधिक है, और ज़्यादा जो हमें सावधानी है वो रेड जोन में ही बरतनी है. ज़्यादातर जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो
हमारे वही पेशेंट हैं जो इन प्राइमरी पेशेंट्स के कांटेक्ट में आए हैं। अभी हमें ये ध्यान रखना है कि हम ज़्यादा भीड़ ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतें, क्योंकि जैसे ही हम लॉकडाउन में रिलैक्स करते हैं, जैसा कि सरकार की तरफ से आपने देखा होगी काफ़ी सारे बाजार्स में, मार्केट्स में आपने 2 दिन से देखा होगी कि बहुत सारी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और पेशेंट्स 1 मीटर की जो दूरी है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो इससे रिस्क डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि यदि आप कम दूरी में ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठे होंगे तो वो संक्रमण फैलेगा। अभी काफ़ी कुछ स्टेट्स ने, जैसे आपने देखा होगा महाराष्ट्र में, बॉम्बे में जो रिलैक्स किया था वो वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया, क्योंकि लोग पालन नहीं कर रहे थे और एक पर्टिकुलरली शॉप्स पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए और उसकी वजह से काफ़ी जो इन्फेक्शन है उसकी फैलने की संभावना ज़्यादा हो रही है। तो लोगों को हम यही वो करते हैं रिक्वेस्ट कि आप पूर्णतया अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। जब भी आप बाज़ार में जाएं या कोई आवश्यक चीज़ आप किराना स्टोर पे जाते हैं या कोई आप डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं या आप सब्जियां खरीदते हैं या कहीं पर भी आप मार्केट में जब जाते हैं तो आप एक दूरी का पालन कीजिए, प्रॉपर आप मास्क लगा के जाइए और आप अपने जो हाथ हैं जब भी आप मार्केट से घर आते हैं तो आप नियमित रूप से अपने हाथ को साफ कीजिए और ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ यदि आप इस तरह से सोचेंगे कि अब ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है, अब बीमारी ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। हमने देखा है कि अभी एकदम से नंबर्स बढ़ गया है पिछले 2-3 दिनों में, क्योंकि मोबिलिटी बढ़ी है। जो पहले पूर्ण तरह लॉकडाउन था वो सब जो व्यक्ति अंदर थे वो बाहर आ रहे हैं, काफ़ी सारे लोग रोड्स पर आ रहे हैं और लेबर मूवमेंट्स काफ़ी, जो आपके मजदूरों का जो काफ़ी सारा पलायन हो रहा है, तो ये एक चिंता का वो है विषय और इसमें सभी सरकारें अपने लेवल पे अपना बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पर आने वाले टाइम में हमें ये ध्यान रखना है कि हम ज़्यादा ओवर क्राउडिंग से बचें। जी, और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अभय जॉइन्स अस फ्रॉम महाराष्ट्र। यस, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, पूछिए अपना सवाल। हेलो, नमस्ते डॉक्टर गोरेगा। मेरा पूछना है कि जो लंग में होता है साइटोकिन स्टॉर्म से होता है या हीमोक्रोमेटोसिस से होता है? यदि हीमोक्रोमेटोसिस तो आयरन को बढ़ जाता है तो वो कंट्रोल करने के लिए यही चिंतित करना चाहिए और किसी बिना का कुछ मतलब हो सकता है। डॉक्टर अभय, आप प्लीज फिर से अपना सवाल दोहरा सकते हैं क्या, और थोड़ा पास रखें माइक्रोफोन बोलते समय। मेरा प्रश्न है कि जो लंग में होता है साइटोकिन स्टॉर्म से होता है, क्या हीमोक्रोमेटोसिस होता है? यदि हीमोक्रोमेटोसिस होता है आयरन बढ़ने से तो मेडिकेशन करना चाहिए क्या, और उसको इलाज करना चाहिए? जी, आपको समझ में आया हो सवाल तो डॉक्टर सुरेश जवाब दीजिए। I could not follow the question, but what I could understand that he is asking about some hemochromatosis. जी, हीमोक्रोमेटोसिस है तो उसके लिए ये होता है कि उनको बार बार खून दान करना पड़ता है और वो शायद नहीं दान कर पा रहे होंगे लॉकडाउन की वजह से। जी, तो हीमोक्रोमेटोसिस के लिए ये है कि यदि आपका हीमोग्लोबिन ज़्यादा है और आपके सिम्टम्स हैं, डिजीनेस है, हेडेक है और आपको बेचैनी है, तो आप, ऐसा नहीं है, आप जा सकते हैं और उसके लिए आप खूनदान कर सकते हैं। जी, और एक और कॉलर दिल्ली के पालम इलाके से जुड़ गए हैं, वासुदेव गुप्ता जी। वासुदेव जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, नमस्कार। मेरा सवाल डॉक्टर कुमार से है। जैसे मैं, हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैं कुमार से है। जैसे कि मैं सीओपीडी का पेशेंट हूँ, ठीक है जी। हेलो जी, पूछिए। सीओपीडी का मैं पेशेंट हूँ, तो मुझे ब्रेथलेसनेस जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो व्हाट टाइप ऑफ ब्रेथलेसनेस आई कंसीडर दैट इट इज कैन बी अ सिम्टम ऑफ द कोरोना, ठीक है। और एक है कि मैं एसेंशियल सर्विस में काम करता हूँ, तो ये जो मेडिकल बुलेटिन में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का हम देख रहे हैं कि मेडिकल उसको हाइड्रोक्लोरोक्विन देने की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोक्लोरोक्विन कितना इफेक्टिव है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए? ये 2 सवाल है मेरी। जी, डॉक्टर उमा कुमार। यस, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज ही हैज सीओपीडी है इनको। ये एक रेस्पिरेटरी इलनेस होती है, पर्टिकुलरली जो स्मोकर्स होते हैं उनमें ज्यादा कॉमनली मिलती है। तो ये कह रहे हैं कि कैसे पता चले कि इनको कोरोना वायरस इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। इनको ब्रेथलेसनेस होती है इंटरमिटेंटली, लेकिन अगर ये ठीक है और सडनली अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रही है तो इनको इमीडिएटली मेडिकल फैसिलिटी में कॉन्टैक्ट करना चाहिए।
इससे पहले कि सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डेवलप हो। सेकेंड क्वेश्चन वाज, व्हाट वाज द सेकेंड क्वेश्चन ही सेड? Hydroxychloroquine, how effective is that? Yeah, hydroxychloroquine, we had talked about this drug. There is no definite evidence that this particular drug either prevents infection or makes the severe infection milder. But since we do not have any option, that is why this drug has been prescribed to various specialized group of people as per our Government of India ICMR guidelines. तो इनको बिल्कुल मानना नहीं है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले लिया तो हम बिल्कुल प्रोटेक्ट हो गए। वो सिर्फ जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनमें एडवाइस की गई है फॉर प्रोफिलैक्सिस। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही इस शो में हमको उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को अपने अपनी जो दुविधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उसका समाधान जरूर मिला होगा। और ढेर सारे सवाल लोगों को आए हैं और अभी भी हमारी फोन लाइंस पर तमाम सारे कॉल्स आ रही हैं। और आप सभी लोगों का शुक्रिया, इसलिए कि आप खासतौर पर हमारे डॉक्टर्स का, डॉक्टर उमा कुमार आपका शुक्रिया, डॉक्टर संजय पांडे आपका शुक्रिया और डॉक्टर सुरेश कुमार आपका शुक्रिया कि आपने जो आम लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं उसका निस्तारण किया है, उसका समाधान किया है। And we thank all the viewers as well for asking us some pertinent questions on COVID-19, and we hope all your questions were answered by our panelists, and also for keeping our social media accounts buzzing with your questions both on Facebook and Twitter. We'll see you again tomorrow at 2 p.m. Until then, goodbye. Thanks for watching. Namaskar. दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल है, जैसे कि चंद मिनटों में चांद पर पहुंचना, टूथपेस्ट में पेस्ट को वापस डालना। और भैया एक काम है जो है बेहद आसान, अरे भाई वही आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करना। इसके लिए बस आपको UIDAI की वेबसाइट पे जाना है, अपना आधार नंबर डालकर OTP जनरेट करना है, फिर फॉर्म में OTP डालकर अपडेट एड्रेस कर कंफर्म करना है, और लो हो गया आपका आधार में एड्रेस अपडेट। आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। अभी दूरदर्शन की मौजूद है और ये कासना जेल के लिए हम सब अपना योगदान दे रहे हैं। हम 200 से लेकर 300 तक के मार्क्स पर डे बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से कि उन्होंने लॉकडाउन करवा के बहुत अच्छा किए और हमारे देश की बहुत विकास किए उन्होंने, और हम उनके साथ हैं, हमेशा रहेंगे। और हम अपने आप को भी गर्व महसूस करते हैं कि हम आज देश के साथ खड़े हो पाए इस जरिए। हमारा मास्क ये जो बन रहा है हमारे आदमी को बचाने के लिए काम आ जाएगा। Message for all the people who are outside to acknowledge their services, working 12 to 15 hours a day. 16 of our jails are manufacturing sanitizers and disinfectants for in-house consumption and limited outside consumption. लोग आपका एक ऐसा अनदेखा अनसुना चेहरा देखेंगे कि बंदी भी अपना योगदान किस प्रकार से आपदा की घड़ी में देते हैं। With an immense sense of purpose and indomitable spirit, these are the unsung heroes. These are the warriors who are doing their bit to fight pandemic COVID-19. विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए सरकार 7 मई से 13 मई तक 64 उड़ानें करेगी संचालित। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा 17 मई तक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रहेंगी निलंबित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वायरस वैक्सीन कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। परस्पर सामंजस्य और गति के साथ वैक्सीन विकसित की जाए। 30 तरह के वैक्सीन पर अलग अलग चरणों में चल रहा है काम। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विद्यार्थियों के साथ किया संवाद। कहा देश भर में सीबीएसई की 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी।
और आरोग्य सेतु ऐप बनाने वाली टीम ने कहा कि लोगों की निजी और संवेदनशील जानकारियों से किसी भी तरह का नहीं किया जाएगा समझौता। आरोग्य सेतु ऐप पूरी तरह से है सुरक्षित। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हम उन भारतीयों की जो वाकई में विदेशों में फंसे हैं और जो भारतीय आने की इच्छा रखते हैं। दुनिया के कई मुल्कों में बड़ी संख्या में ऐसे भारतीय हैं जो कोरोना संकट की वजह से वहां फंसे हुए हैं, अपने देश वापस आना चाहते हैं। चूंकि देशों ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगाई हुई है, लिहाजा देश वापसी की कोई राह नजर नहीं आ रही है। ऐसी हालत में भारत सरकार एक बार फिर इनकी सहायता के लिए आगे आई है। यानी 7 मई से, यानी कल से वंदे भारत मिशन शुरू हो रहा है और उसके तहत करीब 2 लाख भारतीयों ने अभी तक स्वदेश वापसी की इच्छा जाहिर की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ने विदेशों में फंसे भारतीयों को चरणबद्ध तरीके से वापस भारत लाने के लिए कमर कस ली है। इस संबंध में पूरी योजना और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स तैयार किए गए हैं। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 7 मई से 13 मई तक 64 विमानों का परिचालन होगा, जिसके लिए विदेश मंत्रालय के दूतावास और उच्चायोग ऐसे भारतीय नागरिकों की सूची तैयार कर रहे हैं। इस सुविधा के लिए यात्रियों को भुगतान देना होगा। This is easily the most comprehensive and complicated and challenging evacuation plans, because it's not a evacuation plan which is being held in a normal setting. I mean, we are dealing with an invisible enemy. We are dealing with a virus whose behavior is difficult to predict. And any plan that we make, when we did a civil aviation lockdown, we did it in the expectation that after a while we will get a control on the numbers. And I'm very happy to share with you my assessment that the Prime Minister's very bold, timely and early action has been able to contain the overall numbers. उड़ान मंत्रालय ने पहले सप्ताह में 64 उड़ानों के जरिए 14,800 फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने की योजना तैयार की है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इसमें राज्य सरकारों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित एजेंसियां और मंत्रालय व्यापक स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की चुनौती को देखते हुए नियमों का पालन और पूरी एहतियात अत्यंत आवश्यक है। As the Ministry of External Affairs and the other concerned agencies, the concerned state governments considered this number, it is my understanding that the indication was that many more people, that is over and above the 190,000 expressed an interest to travel. But definitely we will have to make sure that we deal with numbers which can be transported safely and which are welcomed by the receiving states, along with all the health infrastructure that will be required. इस संबंध में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया कि वंदे भारत मिशन की तैयारियां शुरू हैं, सभी लोग भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। दरअसल वंदे भारत मिशन कोरोना के चलते एक जटिल और अत्यंत व्यापक मिशन है, लेकिन भारत सरकार हर आपदा की स्थिति में हमेशा अपने नागरिकों के साथ खड़ी रही है। कोरोना आपदा के समय भी जहां वुहान, ईरान जैसे संक्रमित देशों से भारतीयों को स्वदेश वापस लाया गया है, तो वहीं इससे पहले भी खतरनाक हालात में आपदाओं के वक्त यमन जैसे देशों से भी भारत सरकार भारतीयों ही नहीं, अन्य देशों के नागरिकों को भी निकालने में पीछे नहीं रही है। तो वंदे भारत मिशन के साथ जो विदेश में भारतीय फंसे हैं उनको वापस लाने की तैयारी हो रही है। उधर देश में जारी कोरोना संकट के बीच कोरोना वायरस वैक्सीन कार्यक्रम की प्रगति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर बनाई गई टास्क फोर्स की मीटिंग की अध्यक्षता की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन के विकास, जांच और टेस्टिंग को लेकर मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। पीएम ने वैक्सीन के विकास, दवा की खोज, निदान और परीक्षण पर समीक्षा बैठक की। भारत के प्रयासों की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत समीक्षा की गई। इस बैठक के दौरान इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर भारतीय वैक्सीन कंपनियां अपनी गुणवत्तापूर्ण निर्माण क्षमता के लिए मशहूर रही हैं। अभी 30 तरह की ऐसी वैक्सीन है जिन पर अलग अलग चरणों में काम चल रहा है और इसकी पीएम मोदी की समीक्षा बैठक में समीक्षा की गई है। मौजूदा ड्रग्स पर दोबारा से काम किया जा रहा है। नई तरह की ड्रग्स बनाने के साथ ही प्रयोगशाला में उनकी जांच की जा रही है और साथ ही पौधों में कोरोना वायरस विरोधी तत्वों को ढूंढने पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि वैक्सीन बनाने में इसके जरिए मदद ली जा सके।
इस दिशा में कई अकादमिक शोध संस्थान कार्य कर रहे हैं, कई स्टार्टअप भी अपना योगदान इसमें दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अकादमिक जगत, उद्योग जगत और सरकार के एक साथ काम करने की प्रशंसा की है। पीएम ने परस्पर सामंजस्य और गति के साथ वैक्सीन विकसित करने की दिशा में काम करने पर भी बल दिया है। पीएम ने कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों के साथ काम करने की प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री ने एक हैकाथॉन आयोजित करने का सुझाव भी दिया है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 31,967 पहुंच गई है। उपचार के बाद स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 13,160 तक पहुंच गई है। हालांकि संक्रमण की वजह से 1583 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। सरकार की कोशिश यही है कि लॉकडाउन की मदद से कोरोना संक्रमण को काबू में रखा जा सके और इसलिए लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें और लॉकडाउन से दिशा निर्देशों का पालन करें। इसके अलावा नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 7 मई से 13 मई तक 64 विमानों का परिचालन होगा। नागर विमानन मंत्री ने बताया कि विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने वाले 64 विमानों में 9 देशों में आने वाले 11 विमान तमिलनाडु में उतरेंगे। इसके अलावा कोरोना वायरस के संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने आज जानकारी दी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिए हैं कि राज्य में राजस्व वृद्धि के लिए उद्योग धंधों को भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुरूप संचालित कराया जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारियों से लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा अवनीश अवस्थी ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में वायुमार्ग से वापस आने वाले प्रदेश के लोगों को क्वारंटीन कराने की समुचित व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लखनऊ, वाराणसी और हिडन एयरपोर्ट पर मेडिकल स्क्रीनिंग के प्रबंध करने के आदेश दिए गए हैं। यह व्यवस्था की गई है उन लोगों के लिए जो बाहर से आ रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्वारंटीन सेंटर, शेल्टर होम और कम्युनिटी किचन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी उन्हें व्यवस्थाओं की नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। साथ ही मंडियों में टाइम टेबल बनाकर कार्य संचालित कराया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी कराया जाए, क्योंकि यह एक माध्यम है कोरोना वायरस जैसी महामारी पर काबू पाने का। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने मीडिया को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित मामलों की कुल संख्या 2,859 है, जिसमें एक्टिव मामलों की संख्या 1,862 है और अभी तक 944 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। अमित मोहन ने जानकारी दी कि प्रदेश में कोरोना मामलों की जांच करने के लिए 20 टेस्टिंग लैब पूरी तरह से काम कर रही हैं। इसके साथ ही कल 3,355 सैंपल लैब टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। और साथ ही उन्होंने बताया है कि प्रदेश में अब तक 1 लाख से ज्यादा सैंपल की जांच की जा चुकी है। ये जांचें लगातार चल रही हैं और ये जांचें सिर्फ इसलिए हैं कि आप सुरक्षित रह सकें कोरोना वायरस जैसी महामारी से। आइए बात करते हैं आरोग्य सेतु की। आरोग्य सेतु ऐप बनाने वाली टीम ने एक बार फिर दोहराया कि इस ऐप के चलते लोगों को निजी और संवेदनशील जानकारियों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा रहा है। टीम का कहना है कि आरोग्य सेतु ऐप पूरी तरह से सुरक्षित है। टीम ने एक हैकर के दावे को खारिज करते हुए बयान दिया है कि जिसमें उसने ऐप को लेकर ये सवाल उठाए थे। ट्वीट करके टीम ने यह जानकारी साझा की है कि आरोग्य सेतु ऐप का डेटा तंत्र पूरी तरह से सुरक्षित है, इसमें सेंध नहीं लगाई जा सकती है। तमाम तरह की अटकलें जो है वो इस दौरान फैल रही हैं, जिसका समाधान जो है इस खबर के जरिए हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं गोंडा की। गोंडा में केंद्र सरकार के द्वारा किसान सम्मान निधि की धनराशि के 2,000 रुपए की किश्त किसानों के खाते में आने से उन्हें बहुत बड़ा सहारा मिला है। किसानों को इस कठिन समय में जब उनको पैसे की खासी जरूरत है, किसान सम्मान निधि का पैसा आ गया, जिसे पाकर वो काफी